जी, अनाउंसमेंट शुरू में ही सुन लें। अगर कोई हल्की फुल्की कोई आधे घंटे की डिस्कशन हुई तो हम फ्राइडे को करेंगे, वरना बस ओवर है आज। लेकिन वो ऑब्वियसली आपको बुला के नहीं होगी, जूम पे ही हुई तो होगी। तो इट्स ओवर नाउ। व्हेन इट्स ओवर ये टाइम बताएगा आज। तो इंशाल्लाह कोई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है चीज़ें हैं, उनको करना है। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद IFRS 15। IFRS 15 से स्टार्ट करें। अमोर्टाइजेशन निकालें जी, पेज 463 464। वॉल्यूम 1 आपको लाने को कहा था, पेज 463। एक्स लिमिटेड विन्स अ 5-year कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड सर्विस टू कस्टमर। हमने कस्टमर को 5 साल तक सर्विस प्रोवाइड करनी है। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट में सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, दैट इज़ सेटिस्फाइड ओवर टाइम। तो सवाल ने बता दिया है। एक्स लिमिटेड रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑन अ टाइम बेसिस। टाइम बेसिस का क्या मतलब है? हम ये देखेंगे कितनी कॉस्ट इनकर हो गई, ये देखेंगे कितने लेबर आवर्स इनकर हो गए, या बस अगर 5 साल में से 1 साल सर्विस दे दी तो 1/5 टाइम बेसिस 1/5 कर देंगे। कॉस्ट इनकर्ड बाय द ईयर एंड इन फ्यूचर फोरकास्ट आर एज फॉलोज। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं, अब पेपर में जब वाज़े टाइम बेस लिख दिया गया है तो फिर कॉस्ट बेस पे हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कॉस्ट बेस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा, कॉस्ट टू डेट यानी पहले साल, ईयर 1 लिखा हुआ है ना। कॉस्ट टू डेट 10,000, एस्टीमेट ऑफ फ्यूचर कॉस्ट इज 18,000। अब सवाल ये है कि कितनी कॉस्ट रिकॉग्नाइज की जाए। अब कहानी कुछ इस तरह है कि ईयर 1 में कॉस्ट हो गई है इतनी, और फ्यूचर में 2 से लेके 5 तक होगी इतनी। समझ आ रही है बात? इतना खर्चा हो गया, इतना होगा। तो हम तो ईयर 1 पे खड़े होके सिर्फ यही एंट्री कर सकते हैं ना, मजबूरी में। इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट 10 से। अब इस इन्वेंट्री को कितना कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाना है, ये अलग बहस है। उसमें फिर अगर आप कॉस्ट बेसिस यूज कर रहे हैं तो फिर तो शायद यही कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाना है। वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं कैसे। लेकिन अभी हमने डिसाइड कर लिया, हमने कॉस्ट बेसिस यूज नहीं करनी। हमने कौन सी बेसिस यूज करनी है? टाइम। आप बताएं कितना खर्चा टोटल होना है, इसको टाइम बेस पे अमोर्टाइज करें। टाइम बेस पे मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज लाइक इंटेंजिबल, इसकी नेचर इंटेंजिबल टाइप है। तो कितनी कॉस्ट टोटल है प्रोजेक्ट की? 28। 28 को करें 1/5, 5.6। इसकी एंट्री बन जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंटरी, और इतनी ही फिर सेल बुक होगी जितना आप रेवेन्यू का उसने डिटेल नहीं दी। कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, जो भी रेवेन्यू होगा उसका 1/5 नोट करो। तो कॉस्ट इज रिकॉर्डेड ऑन टाइम बेसिस। पॉज करें। ये देख लो किसी रो में नोट्स ना मिले हों। मिल गया सबको? ये इधर लास्ट 2 रोज में। अब हाथ खड़ा कर दें जिसके पास नोट्स नहीं है। चलो भाई। अच्छा जी, किसी को ना मिले हो तो बता दें।
अब आप अगला यूज़ करें जी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड अगर होता, यानी जितनी कॉस्ट इनकर हुई होती, कुछ भी नहीं है, छोड़ें बस, बैठे नहीं, छोड़ें। अच्छा, अब अगला ये है कि कितनी, एक तो वही सफ़ाना नोट्स में आज के डाला है, वो जो कल आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजा था। पता नहीं व्हाट्सएप आप किस काम के लिए यूज़ करते हैं, जिस काम के लिए यूज़ करना है उसके लिए किया करें। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपके साथ वाले की भी नहीं करा, घर बैठे हूँ कोई कर रहा हूँ। तो ये वो जो IFRS 15 के पास पेपर, कौन सा पास पेपर है, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है, तो ये तो वही सफ़ा आपको दिया। अच्छा, अगर हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बेस पे चल रहे होते कि कॉस्ट इनका टू डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, तो फिर आपकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलती बोलें? 10 डिवाइडेड बाय 28 ज़रब 100, फिर टाइम बेसिस ना होता 35.71। अब आप क्या करते हैं अगर इस तरह चल रहे होते, तो फिर आपकी एंट्रीज कैसे होती? फिर आपकी एंट्रीज ऐसे होती, देखिए खर्चे को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कैश वाला है वो हो गया, जो हो गया वो हमारे बस में नहीं है। फिर इसको कितना कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाते हैं? 28 इंटू, वही जवाब आने, वही जवाब आने। जब आपने पहले उस बेस के ऊपर परसेंटेज निकाल लिया था वही जवाब आने। और फिर सेल कितनी बुक होती, जो भी रेवेन्यू सवाल में दिया होता उसका 30.71%। अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगा रहे होते, यानी फिर कॉस्ट बेस पे अगर चल रहे होते, वो जो आपने फरमाइश की थी, एक तो सफ़ा ले आओ, वो लीज वाली फरमाइश आपकी पूरी हो गई थी, वो देख लिया था लेक्चर, आज देखेंगे। That concept is called as amortization of contract cost। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को अमोर्टाइज करना है जस्ट लाइक इंटेंजिबल। आप इसको इस तरह समझ लेना, इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट, अमोर्टाइजेशन डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट। किताबों में लोगों ने कहा हुआ है ये इंटेंजिबल टाइप चीज ही हमें लगती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अच्छा, ये अब आपकी चॉइस है स्टैंडर्ड में, चाहे आप कॉस्ट बेस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें, चाहे आप, हाँ, अब आज की क्लास इस तरह करनी है कि अब घर जाके कुछ ना करना पड़े, ये साथ साथ ही बस करते रहें, समझते रहें। ओके, X Limited wins a 5-year contract to provide a service to a customer. The contract is renewable for subsequent 1-year period. कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा 1 ईयर पीरियड या पीरियड्स, यानी 5वें साल के बाद हर 1 साल के लिए रिन्यू होगा। सब्सिक्वेंट 1 ईयर पीरियड्स 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल। द एवरेज कस्टमर टर्म इज 7 ईयर्स। आमतौर पे वैसे कस्टमर 7 साल से ज़्यादा काम नहीं लेता। आप बता देना व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट लाइफ, 5 और 7? 7, एक्सेलेंट। कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का पकड़े? रिन्यू हुआ करेगा साल के लिए, साल के लिए। तो अब आमतौर पे कस्टमर कितने साल हमसे सर्विस लेते हैं पास में? तो बस 7। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ सिंगल PO सेटिस्फाइड ओवर टाइम। एक्स लिमिटेड रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑन अ टाइम बेसिस। 28 इंटू 1/7 इज 4000। तो इसमें ऐसा चोर तो हमने कोई कॉन्सेप्ट सीखा नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट सीखा कि रिन्यूअल को कैसे देखना है। इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ये 2 एंट्रीज हो जाएंगे। X Limited wins a contract to build an asset. X Limited wins a contract to build an asset for a customer. It is anticipated that asset will take 2 years to complete.
द कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, प्रोग्रेस इज मेजर्ड ऑन, आउटपुट का क्या मतलब है, जो काम कस्टमर को नजर आ रहा है, और इनपुट का क्या मतलब है, सेलर जो झोंक रहा है, सेलर लेबर लगा रहा होता है, टाइम लगा रहा होता है, लेकिन कस्टमर को बिल्डिंग बनती हुई नजर आ रही होती है, कस्टमर को आउटपुट नजर आ रही होती है। कॉस्ट इनकर्ड बाय द ईयर एंड एंड फ्यूचर फोरकास्ट। अच्छा, ऐसा हो सकता है पेपर में ये 28,000 आपको ना दे, तो ये 28,000 आपको निकालना पड़ेगा दोनों को जमा करके। ये कौन सी कॉस्ट है, ईयर 1 की, और इट इज एंटिसिपेटेड दैट इट विल टेक ओनली 2 years टू कंप्लीट। ये कौन सी कॉस्ट है, लेकिन इसके साथ लफ्ज क्या लिखा हुआ है, एस्टीमेट, एस्टीमेट है। कॉस्ट मस्ट बी रिकॉग्नाइज इन P&L ऑन द सेम बेसिस एज डेट यूज टू रिकॉर्ड रेवेन्यू। जिस तरह रेवेन्यू रिकॉर्ड करें फिर उसी तरह कॉस्ट भी रिकॉर्ड करेंगे। आप बोलें जी इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट 10 से, अगर पूरी कॉस्ट गिवन ना होती तो हम ऐसे निकालते, और 28 पर कितने परसेंट लगाते, 60%। तो 28 का 60% कितना निकल आया, 16,800। अब ये थोड़ा सा अजीब सा सिनेरियो है, इसलिए मैंने एंट्रीज नहीं की कि जितना हम खर्चा किया उससे भी ज़्यादा इनकर हो गया है, तो बस इसकी एंट्रीज इस तरह वो आपसे टेस्ट नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा लेवल पे आपसे टेस्टेबल नहीं है, बस हल्की फुल्की सी उसने एग्जांपल्स डाली हुई हैं। तो एंटिटी ऑब्टेन क्लीनिंग सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म्ड ओवर 3 years, कॉस्ट इनकर्ड इन करंट ईयर इज 50, एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट इज, तो ईयर 1 में ये कॉस्ट होगी, 2 and 3 में ये कॉस्ट होगी। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल एज्यूमिंग परसेंटेज इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनका टू डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। तो परसेंटेज निकाल के रख लें, फिफ्टी डिवाइडेड बाय जी 35.71%। तो अब 140 का कितना लगा दें, और अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं टाइम बेस पे 140 डिवाइड बाई 3, जस्ट लाइक इंटेंजिबल्स। ओके, दो अलग अलग assumptions हैं। इसमें एंट्री होगी इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट 50 से, और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 50 से, और इसमें एंट्री होगी इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट 50 से। वो तो हो गया ना खर्चा, उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 47 से। ओके चलें ठीक है, जो रात लेट आए हैं कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं, ज़्यादा परेशानी वाली बात है। अभी जो हो गया वो हो गया, इसका अगली बातों से ताल्लुक़ नहीं है, रिलैक्स हो जाए। अच्छा जी, अब हम अगली चीज़ करते हैं जी। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा ना। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, पेज 425 से 427। ये वॉल्यूम 2 चल रहा है मेरे भाई। अच्छा, फास्ट पेपर क्वेश्चन 7 याद है, जिसमें रिसीवेबल था, कॉन्ट्रैक्ट एसेट था, रिट्रोस्पेक्टिव चेंज थी प्राइस में। पेज नंबर 425।
अच्छा, इसकी तो टेंशन नहीं है क्वेश्चन 5 की, क्वेश्चन 6 में आए। भाई मार्कर, भाई मार्कर। ऑन यकम जनवरी 2021 एसएल प्रोमिसेस टू सेल 130 प्रोडक्ट्स। अभी तक ये बिक ही नहीं सकी, ये पता नहीं कितना पुराना सवाल है और लकीली इसी क्लास में किया था। ऑन यकम जनवरी क्लासरूम में, ऑन यकम जनवरी एसएल प्रोमिसेस टू सेल 130 प्रोडक्ट्स टू सीएल फॉर 13,000, तो 130 मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाएगा 13,000। द एंटिटी विल डिलीवर 70 प्रोडक्ट्स ऑन 31 जनवरी। 70 प्रोडक्ट्स हमारे साल में डिलीवर, हमारे महीने में ही डिलीवर कर देंगे, एंड 60 प्रोडक्ट्स अगले महीने में डिलीवर करेंगे। सीएल पेड 13,000 ऑन 5 मार्च। 13,000 वो देगा दोनों डिलीवरीज के बाद। ये असल में बात है। हमने जो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 पिछले सफ़ों पे किया था उसमें कुछ और बात थी। उसमें थी सीएल पेड 13,000 ऑन यकम जनवरी, एडवांस में पैसे आ रहे थे। तो इसमें पहली डिलीवरी होगी 31 जनवरी को, दूसरी डिलीवरी होगी 28 फरवरी को, उसके बाद पैसे आएंगे। ऑन 15 फरवरी द कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड टू रिक्वायर द डिलीवरी ऑफ एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स ऑन 10 मार्च। 10 मार्च को और प्रोडक्ट्स का ऑर्डर होगा, 10 मार्च को डिलीवरी करनी पड़ेगी, और सीएल पेड एडिशनल अमाउंट ऑन 25 मार्च, और ये भी पैसे इसने लेट करके दिए। तो एक बात आसान होती है, वो क्या? वो ये आसान होती है कि 70 प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू बुक करना है 31 जनवरी को, क्योंकि इस दिन डिलीवर होगी। जो मैं कह रहा था एंट्री की सिंगल साइज सही होनी चाहिए। और 60 प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू बुक करना है 28 फरवरी को, क्योंकि इस दिन चीज़ें क्या हो रही हैं, डिलीवर हो रही हैं। और सिमिलरली आपने जो है वो 30 प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू बुक करना है ऑन 10 मार्च, जिस दिन क्या हो रही हैं, चीज़ें डिलीवर हो रही हैं। ये है एंट्री की सिंगल साइड, 3 डिलीवरीज हो गई। अब कैश, अल्लाह का शुक्र है वो भी बड़ा आसान है। कैश रिकॉर्ड होना है 1 मार्च को, और एक कैश रिकॉर्ड होना है 25 मार्च को। तो ये एंट्री की सिंगल साइड है, इस पे तो किसी को कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। ये अलग बहस है कि रेवेन्यू बुक किस पे होना है, वो देखना पड़ेगा कि 30 प्रोडक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं, यानी पहली जो ऑर्डर किया था हमने 130 का, जिसमें 70 और 60 की प्रोडक्ट्स थी, वो प्रोडक्ट्स डिस्टिंक्ट थी, वो प्रोडक्ट्स अलग अलग थी, और ये जो नई 30 प्रोडक्ट्स हैं ये अलग हैं। यानी ये आपस में एंटिटी इनको इस तरह कंबाइन करके नहीं दे रही कि ये सारी 130 जमा 30 कोई ऐसी चीज़ बन जाए जो इनपुट हो, एक कंबाइंड आउटपुट दे रही हो, ऐसी चीज़ नहीं है। तो मिसाल के तौर पे ये 130 कैलकुलेटर थे, जो फ़र्ज़ करें कॉलेज वालों की पॉलिसी है स्टूडेंट को कैलकुलेटर फ्री दें, तो ये कॉलेज वालों को 130 कैलकुलेटर इन्होंने पहले बेचे और बाद में कैलकुलेटर बेचे 30। अब ये जो बाद में 30 बेचे, इनका पहले 130 से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर जो एक नए 30 आए हैं, ये 30 अपनी ज़ात के एतबार से भी अलग अलग हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्या सेलर इनको सारे कैलकुलेटर्स को मिक्स करके कोई सुपर कंप्यूटर बना के दे रहे हैं आपको, तो इसलिए ये डिस्टिंक्ट है। लेकिन ये मार्केट प्राइस पे नहीं बेचे आपने, इस वजह से आपने इसको थोड़ा सस्ता करके बेच दिया है। रीज़न प्रोबेबली ये थी कि आप इसको कस्टमर अपना बनाना चाह रहे थे। तो इस सिनेरियो को हमने कुछ ऐसे पढ़ा था कि हम ऐसा करेंगे, किसी को याद हो क्या करेंगे, इस सिनेरियो में हमने ऐसे पढ़ा था कि जो रिमेनिंग डिलीवरीज हैं 15 फरवरी के बाद वाली, उनको छेड़ेंगे, और पिछली डिलीवरीज जो हो गई उस पर तौबा कर लेंगे, उसकी खैर है, बस रिमेनिंग को छेड़ेंगे। तो वो जो हमने एक हल्की सी बनाई थी, यकम जनवरी को कितना था ऑर्डर कितने का आया, 130 का, और उसमें से 31 जनवरी को डिलीवर 70 का। अब ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं, ये सारा बना हुआ है। उसके बाद अगला, हाँ नहीं, 15 फरवरी को नया ऑर्डर आ गया ना, यही तो साइंस थी। तो 15 फरवरी को मॉडिफिकेशन हो गई है, और न्यू यूनिट्स कितने ऑर्डर हो गए हैं, 30। अब टोटल कितने हैं, 90 में से 28 फरवरी को कितने डिलीवर करेंगे, 60, और 10 मार्च को कितने डिलीवर करेंगे, 10 मार्च को कितने डिलीवर करेंगे, 30 ना बोला करो यार, ये चपेट छोड़ो करो, अच्छा नहीं है। अच्छा पुल। अच्छा, अब मोहतरम सवाल ये है कि
रेवेन्यू कब कब बुक होने, जब जब कंट्रोल ट्रांसफर होने। एक कंट्रोल ट्रांसफर होने, दूसरा 28 फरवरी को, 10 मार्च को। कितनों का? 70, 30। अब एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ये कि पुरानी डिलीवरीज कितनी रह गई थी, 60, उनकी प्राइस 100, नई डिलीवरीज कितनी आई, 60 प्लस 90। ये वो फिगर थी जो हमने लास्ट क्लास में निकाली थी, 93.33। अब क्योंकि हमने रिमेनिंग डिलीवरीज के ऊपर किया है तो पुरानी डिलीवरी को नहीं छेड़ेंगे इसमें। पुरानी डिलीवरी का रेवेन्यू 7000, नई का 55, 50, 20, 800। ये सारा आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सारा हमने किया था। मैं आपसे सिर्फ चाह रहा हूं आपने एंट्रीज नोट करनी है। एंट्रीज हद होगी, इतने पीछे ले गए। 1 जनवरी 2000 जो भी है, कोई एंट्री नहीं। क्यों? ना कोई कैश आया ना कोई डिलीवरी हुई। भाई सीसी का रिमोट ला दें, इसको बंद करना है। ना कोई कैश आया ना कोई डिलीवरी हुई। चलते रहे आगे, चलते रहे आगे। 31 जनवरी को क्या हुआ? डिलीवरी होगी। इकतीस जनवरी जी, आसान एंट्री करें, रेवेन्यू बुक करें। गिवन है कैलकुलेट किया हुआ है 7000 का रेवेन्यू बुक करें। ठीक है जी। और अब आप मुझे बताएं इन 70 चीज़ों का जो कस्टमर से वादा किया हुआ है वो कितने रुपए के एतबार से बेचने का किया हुआ है? 100 रुपए के। तो कस्टमर को जो मैं बिल बना के दूंगा वो ज़रा सोच के बताएं, 70 ज़रब 100 का बिल बना के दूंगा। गेम ऑन होने लगी है थोड़ी देर में, अभी सादा चल रही है। मैं कस्टमर को बिल कितने का बना के दूंगा? हिम्मत, हौसला, रिसीवेबल। कस्टमर को बिल कितने का बना के दूंगा? 70 ज़रब 100, 7000। ये कब हो जाएगी एंट्री? 31 जनवरी को। अच्छा जी, 15 फरवरी को मुझे नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा। 15 फरवरी को नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया। उस वक्त ना कोई कैश हुआ, ना डिलीवरी इन्वॉल्व हुई, ना पिछली सेल को छेड़ना है, कोई टेंशन नहीं। 15 फरवरी को मुझे नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब जब मैं 28 फरवरी को सेल बुक करूंगा 60 प्रोडक्ट्स की, तो 28 फरवरी को जब मैं सेल बुक करूंगा 60 प्रोडक्ट्स की, वो किस पे करूंगा? 5600 पे। 28 फरवरी को। ये सिंगल एंट्री सही होनी चाहिए रेवेन्यू वाली जी। और उससे जो बिल बना के दूंगा वो कितने का बिल बना के दूंगा? कस्टमर को बिल, ये जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ है। अच्छा, एक एक्सेलेंट, एक तो हमारी कहानी चल रही है कस्टमर के साथ और एक हमारी कहानी चल रही है IFRS 15 वाली। कस्टमर के साथ कहानी हमारी अलग चल रही है, IFRS 15 वाली कहानी हमारी अलग चल रही है। IFRS 15 ने कहा है कि बकाया 60 और नए 30 का रेवेन्यू तुम लोगों ने ध्यान रखो बुक करना है डिस्काउंट पर। दोनों को डिस्काउंट एलोकेट करो। ये जो 80 का डिस्काउंट, ये जो 80 की प्राइस है ना, ये कोई प्राइस नहीं है। तुम 80 और 100 की एवरेज टाइप निकालो और 80 और 100 की एवरेज टाइप निकालकर अगर हम 60 को मल्टीप्लाई कर देते 100 से और 30 को मल्टीप्लाई कर देते 80 से, तो फिर सारा डिस्काउंट एलोकेट हो जाता 10 मार्च को। लेकिन अभी क्योंकि रिमेनिंग डिलीवरीज बाकी थी और हम कस्टमर को कस्टमर बनाना चाह रहे हैं, इस वजह से मैंने लॉजिक दी थी कि अगर चलते चलते कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कभी ऐसा कुछ फड्डा हो जाए तो आप लोगों ने रिमेनिंग डिलीवरीज का रेवेन्यू बदल देना है।
अब ये IFRS 15 की रोशनी में हमने कितना रेवेन्यू बुक करना है? 5600। दिस इज इन द लाइट ऑफ IFRS 15। दिस स्टोरी इज नॉट टोल्ड टू कस्टमर कि मैं रेवेन्यू कितना बुक कर रहा हूं। दिस इज माई इंटरनल स्टोरी। 93.33 कस्टमर को फिगर फोन करके कहेंगे, वो कहेंगे क्या क्या 93.33 क्या क्या ये क्या? तो 100 और 80 की बात हुई है। तो अब बता दें कस्टमर को जब मैं बिल बना के दूंगा वो कितने का बना के दूंगा? रिसीवेबल कितने यूनिट्स डिलीवर किए हैं? 60। एक 6000 का। अब ऑब्वियसली एंट्री जब टैली नहीं, अनकंडीशनल राइट मेरा बन गया 6000 का, क्योंकि मैंने उससे चीज़ें डिलीवर कर दी हैं। अब ऑब्वियसली एंट्री नहीं टैली करेगी, तो बैलेंसिंग फिगर अब ज़रा हिम्मत मारें किस साइड पे आ रही है। तो मेरे पैसे लेने का हक कितना है? 6000। तो ये कोई बिलावल टाइप सिनेरियो बन रहा है कि पैसे लेने का हक कस्टमर कह रहा है 6000 ले सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ डिलीवरी कितनी की है? 5600 की। तो बाकी जो मेरा राइट है पैसे लेने का वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अब पैसे लेने का राइट रिकॉर्ड करने की वजह से इतनी डिलीवरी के लिए मैं लायबल फील ना करूं, क्योंकि ये कर दिया, इसको रेवेन्यू में डाल दूं, 5600 को रेवेन्यू में डाल दूं, तो बाकी डिलीवरी को डिलीवरी में डालूं या लायबिलिटी टू डिलीवर बुक कर लूं। तो नेचुरली वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ही बैलेंसिंग आ रही है। फिगर आप देखें, फिगर आपको जो बैलेंसिंग निकल रही होगी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की निकल रही होगी। लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स ही है, और क्या है? गुड्स डिलीवर कर दी हैं, लेकिन लायबिलिटी टू डिलीवर अब क्या क्या करें और करें क्या? असल में स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है जब आपका राइट टू रिसीव मनी एस्टेब्लिश हो जाए और आपकी डिलीवरीज कम हो, स्टैंडर्ड ने कहा इन दोनों को कंपेयर करो। आपका राइट है पैसे लेने का 6000, आपने सेल बुक की है 5600, तो बस बाकी को लायबिलिटी में डाल दो। यू शुड फील लायबल नाउ। लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स इसका नाम स्पेसिफिकली नहीं रखना, ना रखो। हाँ डेबिट करेंगे अभी देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारा पैसे लेने का हक कितना था बिल के मुताबिक? 100 रुपया। 60 ज़रब 100, 6000 हमारा पैसे लेने का हक था, लेकिन हमने उसके अगेंस्ट डिलीवरी कितनी की थी? 5600। अब ये दोनों साइडें जब सही हो जाएंगी तो नेचुरली तीसरी एंट्री सही आ जाया करेगी, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके आगे चलें जी। अब किस दिन पैसे आए जल्दी बता दें। पैसे 5 को आ गए, तो जब 5 को पैसे आ गए हैं तो 5 को रिसीट बुक करें। 5 मार्च कैश कितना देके जाएगा कस्टमर? 13000 पूरा देके जाएगा। यहां से भी नजर मार लें, 7000 ये वाला देके जाएगा, 6000 ये वाला देके जाएगा। कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट 13000। अगली एंट्रीज अब बता दें। अब अगली डिलीवरी करूं या अगली डिलीवरी का कैश है? पहले डिलीवरी है किस दिन? 10 मार्च को डिलीवरी, और उसका कैश 25 मार्च को। तो 10 मार्च को जो है वो डिलीवरी करवा के इजी मार्क्स बुक करें। रेवेन्यू 2800। अच्छा इसका कितना मेरा रिसीवेबल बनेगा? इंशाल्लाह एंट्रीज आपको खुद लॉक करके सही चलवाएंगी अगर आपने समझ गए हैं चीज़ों को। ये जब मैं रेवेन्यू बुक करूंगा तो कस्टमर से भी 93 मांगूंगा? नहीं, कस्टमर के साथ मेरी कहानी अलग चल रही है, उससे कितने मांगूंगा? 80। जी इंटू 2400। अब आप देखें, मैंने आपको अक्सर कहा है जब भी रेवेन्यू बुक करें ना तो आप रेवेन्यू बुक करके ये देख लें पैसे आए, नहीं आए तो ठीक है, पैसे आ जाए तो कैश डेबिट कर दें, रिसीवेबल है तो रिसीवेबल डेबिट कर दें, नहीं है तो नज़र मार लें कोई कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी पड़ी हुई है। इज देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी? ये 3-4 सवालों में मैंने आपसे कहा था रेवेन्यू बुक करते हुए नज़र मार लिया करें कोई लाइबिलिटी पड़ी हुई है। अब उस लाइबिलिटी को क्या कर दें? ख़त्म कर दें। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बैलेंसिंग भी देख सकते हैं, ऊपर वाली फिगर भी देख सकते हैं, ये ख़त्म हो गया।
क्या चीज? लेकिन अब रिसीवेबल को आप इसके अलावा बुक नहीं कर सकते थे ना, करते क्या? असल में स्टैंडर्ड की डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आपने कब रिकॉर्ड करनी है, जब आप चीजों की डिलीवरी उतनी ना करें जितना रिसीवेबल बुक कर लिया। बस लायबिलिटी की ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड ने दी है, अभी मैं आज पढ़ाऊंगा भी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या है? जब आपका रिसीवेबल बढ़ जाए और आपकी डिलीवरी कम हो रेवेन्यू के एतबार से, तो यू शुड फील लायबल। कुछ कर नहीं सकते ना, रिसीवेबल को उतना ही बुक कर सकते। देखो कस्टमर को हम और कोई बिल बना के नहीं दे सकते। असल में स्टैंडर्ड ने फड्डे जो डाले हैं वो खुद डाले हैं। रेवेन्यू अच्छा भला 100 और 80 पे चल रहा था, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन 5 नहीं करवाया। क्वेश्चन 5 में इंशाल्लाह आपको मसला कुछ नहीं होना। क्वेश्चन 5 मैंने नोट्स में डाला है एज अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास, लेकिन वो करवा नहीं रहा, क्योंकि क्वेश्चन 5 में आप जाके देखेंगे उधर रेवेन्यू 100 और 80 बुक हो रहा है, तो उधर ये फड्डा ही नहीं आना। और जी ये वाला इसी पे बंद कर दें। अच्छा जी, तारीख बताएं। 25 मार्च। एंट्री बोलें जी। रिसीवेबल क्रेडिट कितना? 2400। अब अगेन इस 400 की कोई एंट्री नहीं सही करके आएगा तो ऑब्वियसली 10 नंबर में से उसको 8 नंबर मिल जाएंगे। तो दिमाग में ना चढ़ाया करें इन चीज़ों को, ये हो गया वो हो गया। तो स्टैंडर्ड में मेन मार्क्स उसने यहां रखे हुए हैं कि आपने रेवेन्यू को कैसे बुक किया। अच्छा, वो तो सादा सी बात है, वो मैं अगला सवाल आपको कराता हूं तो पता चल जाएगा। पिछला सवाल तो आसान था, पिछले सवाल में कोई मसला नहीं, क्वेश्चन 5 आप खुद कर लेना, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, एवरेज अब कब कब निकालनी है? देखो ना, गुड्स अगर डिस्टिंक्ट है और प्राइस, बोलें डिस्टिंक्ट है और प्राइस स्टैंड अलोन, तो रिलैक्स, कुछ भी नहीं करना। वो आप पिछला वाला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 नहीं, मैं क्वेश्चन 1 कहूंगा जो क्लास में मेन करवाया था। और अगर गुड्स डिस्टिंक्ट हैं और प्राइस नॉट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, तो नहीं एवरेज किस पे निकालनी है? वेटेड एवरेज ऑन रिमेनिंग ऑफ ओल्ड एंड रिमेनिंग ऑफ ओल्ड। हाँ, जैसे मर्जी कर लो। वेटेड एवरेज ऑन गुड्स, ये इस तरह कर लो, गुड्स टू बी डिलीवर्ड, उसमें फिर ओल्ड और न्यू वाली सारी आ जाएंगी। वेटेड एवरेज ऑन गुड्स टू बी डिलीवर्ड। अच्छा, बात पहले समझा करो, एकदम लिखने लग जाते हो जैसे पता नहीं अभी गायब हो जानी है चीज। और फिर अगले में मैंने कहा था प्राइस नहीं देखनी, अगले के अंदर गुड्स नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट एप्लीकेबल, ये प्राइस नहीं देखनी। तो फिर ऐसी सूरत वेटेड एवरेज ऑफ एक्सेलेंट, वेटेड एवरेज ऑफ ऑल डिलीवरीज, चाहे पुरानी है चाहे न्यू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज आई डोंट थिंक सो इट इज टू बी नोटेड डाउन। ये प्रैक्टिकली किया था और वो आप अभी भी दिखा देता हूं। ये वाला करवा दिया, ये वाला अभी करवाने लगा हूं। अच्छा, बात लिख लेते हैं आप लोग, ऊपर ये नहीं लिखते कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है ये। यार ये पानी पी के मुझे महसूस हुआ 1980 का है, कि पता नहीं किसने का कैद आजम के दौर का। ओके, इसको ना क्वेश्चन 3 के बाद उठाना, ये अगला क्वेश्चन करेंगे उसके बाद उठाना, फिर नया सवाल शुरू होगा, अभी रहने दो।
अच्छा जी, और क्वेश्चन 7 में क्या होगा जी? नीदर डिस्टिंक्ट। बस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें फिर क्या करेंगे? इसमें फिर एक लाइन इधर खाली छोड़ेंगे, पुराना रेवेन्यू भी उल्टाना है। कर लें आप लोग जल्दी से, वेटेड एवरेज कैलकुलेशन कर लें। वैसे इधर हुई भी है, दोबारा करनी ही नहीं। हाँ बोलें जी, बोलें। 70 इंटू 100 प्लस 60 इंटू 100 96.25। अच्छा जी, अब क्या करें? जब नया ऑर्डर आए पुराना रेवेन्यू रिवर्स करें, रिकॉर्ड रिवर्स। अच्छा, डायरेक्ट ही रिवर्स कर लें। आज जरा कोई शॉर्टकट लगा लें। 70 मल्टीप्लाइड बाय 3.75 262.5। ये पुराना रेवेन्यू बुक हो गया और कितने पे आ गया? 100 माइनस 3.75। आगे चलें। 28 फरवरी 60 इंटू 90 6.25 एंड 31 मार्च नहीं 10 मार्च इंटू। अच्छा, ये सवाल कर लिया था क्वेश्चन 13 का, ए पास पेपर का? कितने लोगों ने कर लिया? अब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का पास पेपर वाला सवाल होमवर्क में दिया हुआ था, इसको कर लेना था। हो गया था? अच्छा, 2887.5। जब चीज़ें डिस्टिंक्ट नहीं हैं तो फिर आपने क्यूमुलेटिव कैचअप अप्रोच लगानी है। मैंने कहा था इसका नाम है क्यूमुलेटिव कैचअप, लिख लें। क्यूमुलेटिव कैचअप यानी बैक एंड से चीज़ों को पकड़ें, के वाली कैचअप नहीं, सी वाला कैचअप। अच्छा, क्यूमुलेटिव कैचअप में ये करना होता है कि चीज़ें डिस्टिंक्ट नहीं हैं। इसकी मिसाल मैंने आपको ये दी थी कि 130 ईंटें लगानी थी वॉशरूम में, लेकिन बाद में सोचा कि उसको बढ़ा के नहाने का प्रोग्राम भी उधर कर लो, तो 130 जमा 30, अब 160 ईंटें हैं। अब वो जो 160 ईंटें हैं तो उसमें जो 30 नई लगनी है, क्या वो 30 में कह सकता हूं कि पुराने वाली के साथ मिल के कंबाइंड आउटपुट देंगी? तो डेट्स वाई सवाल कह रहे दीज 30 ईंटें आर नॉट डिस्टिंक्ट। अब तो डिस्टिंक्ट हमें पता चल चुका है, दीज आर नॉट डिस्टिंक्ट। ऐसी सूरत में अब चाहे पुरानी 70 ईंटें डिलीवर हो भी चुकी हैं, उनके रेवेन्यू को बुक कर भी लिया हुआ है, फिर भी जाके उसको सही करो। उसका तरीका क्या था? सारा रेवेन्यू अब हमने किस पे बुक करना है? ये वाला किस पे बुक हो गया? 3.75 से रिवर्स कर दें। चलें जी। अच्छा, कैश की डेट्स मैंने नहीं, कैश की डेट्स मैंने वही रखी हैं, इसलिए कैश की डेट्स की टेंशन नहीं है। अब आसान आसान से नंबर बताएं। ये क्या नाम है भाई का? अली बड़ाइच। आसान आसान से नंबर बताएं। इन डेट्स को रेवेन्यू बुक या रिवर्स करना है, ये इजी मार्क्स हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं मार्क्स लेने के लिए ये 4 डेट्स डाल के रेवेन्यू क्रेडिट, रेवेन्यू डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, रेवेन्यू क्रेडिट कर दूं, और एक और इजी मार्क्स में ले लूं कैश डेबिट और कैश डेबिट, एक 25 मार्च को और एक। तो इन नंबरों को खुदा के लिए लूज ना किया करें। ये मैं डिलीवरीज को हाईलाइट कर रहा हूं,
31 जनवरी, 28 फरवरी, 10 मार्च। ये इजी मार्क्स हैं, लूज नहीं करने। पेड, पेड, ये रिसीव्ड वाले मार्क्स हैं, ये लूज नहीं करने। अच्छा जी, आप जी बताएं तारीख। 1 जनवरी को तो ऑर्डर आया, कुछ भी नहीं हुआ। 31 जनवरी रेवेन्यू 7,000 एंड रिसीवेबल 7,000। कस्टमर को बिल भी बना के दे दें 70 ज़रब 100 का, कि ईंटें हमने उसे डिलीवर कर दी हैं और बाथरूम बना के भी दे रहे हैं। 70 ज़रब 100 का बिल भी बना के दे दें और 7,000 का रेवेन्यू भी बुक कर लें। अच्छा जी, अब 15 फरवरी को जब नया ऑर्डर आया तो बेहतर है उसी वक्त बेशक एंट्री कर दें। एक एंट्री क्या करें जिस वक्त नया ऑर्डर आया? नया ऑर्डर आने के वक्त एक काम तो करना ही करना है। क्या? उसमें नए ऑर्डर आने की तारीख का भी वेट किया जा सकता है, उस दिन एंट्री कर दें। बेहतर है आप नए ऑर्डर की जो पहली एंट्री है उससे पहले बेशक 15 फरवरी को एंट्री कर दें। रेवेन्यू डेबिट कितने से? 262.5। लेकिन ये इंटरनल कैलकुलेशन की वजह से रेवेन्यू चेंज हो रहा है या कस्टमर के साथ भी कोई बात चल रही है इस बारे में? इंटरनल कैलकुलेशन की वजह से रेवेन्यू चेंज हो रहा है IFRS 15 की रोशनी में। कस्टमर को ये कहानी नहीं पता कि हमने कम्युलेटिव कैचअप करके पिछला रेवेन्यू भी कम किया है। अब रेवेन्यू कम करके कभी कस्टमर को कुछ और दे देंगे बदले में। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ही क्रेडिट हो सकती है, और क्या हो सकती है? अब लायबिलिटी कस्टमर की तरफ क्रेडिट कर दें तो रिसीवेबल क्रेडिट नहीं हो सकता मेरे भाई। रिसीवेबल क्रेडिट करना मुनासिब नहीं है। रिसीवेबल अगर मैंने क्रेडिट कर दिया तो क्या मतलब, मैं कस्टमर से 7,000 नहीं लूंगा? 7,000 नेट करके क्यों लेंगे? ये कस्टमर को कोई डिस्काउंट देने वाला सिनेरियो तो नहीं है। वो तो क्वेश्चन 4 था, उसमें कस्टमर को हमने डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स बेची थी तो वहां डिस्काउंट दिया जा रहा था कस्टमर को। ये कस्टमर को तो डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा। यार कहानी रेवेन्यू की अलग चल रही है प्लीज, और रिसीवेबल की अलग चल रही है। मुझे लग रहा है कि चाहे ये चीजें डिस्टिंक्ट है इनडिस्टिंक्ट है, कस्टमर को इन कहानियों का नहीं पता। कस्टमर को चाहे आप कैलकुलेटर बेचो 130 जमा 30, कस्टमर को चाहे ईंटें बेचो 130 जमा 30, वो इस चक्कर में नहीं पड़ता कि ये डिस्टिंक्ट है या इनडिस्टिंक्ट है। कस्टमर क्या कहता है? कस्टमर कहता है भाईजान पहले वाली चीजें कितने की। अब आप उसको फोन करके कहो कि यार मैंने तेरे से ना रिसीवेबल कम कर लिया है, ठीक है, क्या मतलब? यानी कि अब तुमने फिर मेरे से 100 रुपया नहीं लेना। लेकिन वो ओवरऑल हमने हर सेल का रेवेन्यू ही एडजस्ट कर दिया ना। होना ये चाहिए था 70 ज़रब 100, 60 ज़रब 100, 30 ज़रब 80। लेकिन इस सारे को हमने ऑल टुगेदर बदल के 96 पॉइंट। नाउ अगेन माय क्वेश्चन इज इट अ डील विद अ कस्टमर और इज इट अ इंटरनल कैलकुलेशन? तो अब मैं अगर उससे रिसीवेबल कम करूं तो क्या मतलब, कस्टमर से कम पैसे कम रिसीव करने हैं? नहीं, कम नहीं रिसीव करने। कस्टमर से पैसे उतने ही रिसीव करने हैं जिस डेट को आ रहे हैं। तो बेहतर है कस्टमर का रिसीवेबल ना छेड़ें। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितना? 262 पॉइंट। ये देखेंगे आइंदा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। वो अगली एंट्रीज में चलें, वो लॉक ऐसा लॉक क्रिएट होगा कि आप वो एंट्री गलत कर ही नहीं सकेंगे, अगर बात समझ आ रही है। अच्छा, अब 28 फरवरी को क्या होगा? नई डिलीवरी होगी। इजी मार्क्स लें, इजी मार्क्स लें। 70-80% मार्क्स इजी होते हैं सवाल में, वो लें। रेवेन्यू क्रेडिट। अब ये कस्टमर को भी बताएंगे 5775 रेवेन्यू है, ये 96 पे हुई है। नहीं, उसको तो बताया भी नहीं कि 96 के ऊपर हम सेल बुक करने लगे हैं। उससे कितना रिसीवेबल इस दिन बुक करेंगे? ओवरऑल कितनी चीजें उसे दी? 6,000। अब अगेन देखें, राइट टू रिसीव मैंने ज्यादा एस्टेब्लिश कर लिया है और रेवेन्यू मैंने कम बुक किया है। अब अगेन जब मेरा हक ज्यादा है पैसे लेने का, तो इसका मतलब है मैं जब रेवेन्यू कम बुक करूं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ उसको फिर देना पड़ेगा मुझे। तो डेट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। बैलेंसिंग साइड भी उधर ही आ रही है, ऑलरेडी भी लायबिलिटी पड़ी है और लायबिलिटी इकट्ठी हो गई जी। अब मैं इजी मार्क्स पेपर में इनको कह रहा हूं, ये और ये, बाकी बैलेंसिंग भी चलेगा तो इंशाल्लाह आपका गुजारा चल जाना पेपर में। 225
ये 0.5 था डबल, बस ठीक था। अच्छा जी, इसके बाद व्हाट विल हैपन ऑन 5 मार्च को पैसे आ गए। अब देखिए ना, रिसीवेबल को हमने छेड़ा ही नहीं, क्योंकि रिसीवेबल रिसीव ही 13,000 होना है, रिसीवेबल रिसीव ही 13,000 होना है। कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट कितना, 13,000। अगर टाइम है आपके पास तो मैं गलत चलता हूँ, मिसाल के तौर पे वो बंदा गलत चल पड़े इधर से, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, गलत चल पड़े 262.5 और आप कह रहे थे कि रिसीवेबल क्रेडिट कर दें, यानी कस्टमर को बताएं कि तुम्हारे से पैसे कम लेने हैं, वैसे उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने रेवेन्यू डेबिट कर दिया और रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। अच्छा, इसके बाद ये वाली एंट्री आप मेरे ख्याल से एज इट इज़ कर देंगे, इसमें पेपर में मसला नहीं होगा, ये एज इट इज़ कर देंगे। उससे कितने लेने हैं, 6,000। डिलीवरी कितने की 5,775 की, और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी आपने क्रेडिट कर दी कितने से, 225 की। अब जब आप रिसीवेबल को रिसीव करने लगेंगे तो कैश आएगा 13,000, कैश आएगा 13,000। जब ऊपर नजर मारेंगे तो इधर से चले ना आप, तो रिसीवेबल का बैलेंस, रिसीवेबल 7, रिसीवेबल -260 प्लस 6, ये तो रिसीवेबल का बैलेंस ही कुछ हो रहा है। अब जब आप रिसीवेबल क्रेडिट करना चाहेंगे भी तो वो 13,000 से क्रेडिट नहीं हो सकेगा, बल्कि किसी और अमाउंट से क्रेडिट होगा। तो ये कोई अजीब सी कहानी फिर बन जाएगी। रिसीवेबल बस मुंह से जो पैसे लेने हैं वो बात चल रही है, बिल वाली बस। रेवेन्यू असल में अगर ईयर एंड आ जाए 28 फरवरी को तो रेवेन्यू बस ये बुक करना है, ये ध्यान रखना है, फ़ायदा या नुकसान से हमें कंसर्न नहीं। अच्छा, नेक्स्ट 10 मार्च को डिलीवरी हुई जी, रेवेन्यू इजी बुक करें कितना, 288, रेवेन्यू बुक कर दिया 288.7.5। अब आप मुझे, ये सवाल मैंने अपने से बनाया हुआ है, ये आई कैप में नहीं है, ये उसको सिर्फ हल्का सा हमने चेंज किया है, कैश सेल की बजाय सेल को क्रेडिट सेल में कन्वर्ट किया है। अच्छा, अब आप मुझे बता दें हाउ मच रिसीवेबल उससे मांगूं, कितना, 30 इंटू 2400। अब लाइबिलिटी अकाउंट में देखें जितना बैलेंस खड़ा हुआ है वो ऑटोमेटिकली इधर खत्म होने लगा है, क्योंकि अब आपने रिसीवेबल कम बुक किया, चीज़ें ज़्यादा डिलीवर कर दी हैं। तो अब लाइबिलिटी अकाउंट में देखें इतना ही बैलेंस पड़ा होगा, इतना इधर भी बैलेंसिंग आ रहा होगा, 487.5। तो एंट्रीज तो नीचे हुई हुई है, पैसे आने की एंट्री, कैश डेबिट ट्वेंटी, हाँ कम्युलेटिव वाली अप्रोच तब लगानी है जब चीजें डिस्टिंक्ट ना हो। पॉज करें, ठीक है रखो पॉज, पॉज करो भी। अच्छा जी, पेज 415 वाला सवाल आप करें, मोबाइल की सेल। ऑन 1 जनवरी 2014, अगेन यार सिंगल एंट्री साइड की सही रखनी है।
ऑन 1 जनवरी 2014 उमर enters into a 12-month पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब 12 मंथ पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ मोबाइल फ़ोन? 12 महीने तक हर महीने पेमेंट होगी। द कॉन्ट्रैक्ट इज विद अ मोबिलिंग एंड द टर्म्स ऑफ प्लान आर एज फॉलोज। उमर रिसीव्स अ फ्री हैंडसेट ऑन 1 जनवरी 14। नोट कीजिएगा, हैंडसेट क्या है? फ्री। फ्री पेज नंबर 415 पे आ जाएं, फ्रीली मूव करते हुए जी। हैंडसेट क्या है? फ्री। वैसे इस दुनिया में कोई चीज़ फ्री है नहीं। अच्छा, उमर पेज अ मंथली फी ऑफ ₹200 विच इंक्लूड्स अनलिमिटेड फ्री मिनट्स। अनलिमिटेड फ्री मिनट्स मंथली फीस आप दे रहे हैं ₹200। उमर इस हैंडसेट उसको फ्री मिला है। अनलिमिटेड फ्री मिनट्स का मतलब ये फ्री नहीं है, इसमें तो आप कस्टमर से पैसे भी ले रहे हैं। असल में आप उसे जो हर महीने पेमेंट करने को कह रहे होंगे वो कितनी करने को कह रहे होंगे? ये मिनट्स फ्री हैं, यानी अनलिमिटेड मिनट्स हैं। तो ये भी फ्री नहीं है कि मोबाइल भी फ्री, मिनट्स भी फ्री, जा सब कुछ ही, कोई पैसे नहीं। ये फ्री नहीं है, इसके साथ पैसे लिखे हुए हैं। हर महीने कितने पैसे दे रहे हो? ₹200। तो अब वो हर महीने सिर्फ 200 देगा, तो उसको बदले में क्या मिलेगा? एक मोबाइल और 12 महीने तक अनलिमिटेड कॉल्स। तो फ्री नहीं है, ये फ्री गलत लिखा हुआ है, ये ₹200 की कॉल है। मतलब समझाने का ये है, फ्री मिनट्स का मतलब है कि अब बस ₹200 दे दो, बस तुम्हारे लिए फ्री है हर तरह का। फ्री तो नहीं है, ₹200 दे रहे हैं भाईजान। उमर इज बिल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। उमर को बिल कब भेजा जाता है? लास्ट डे ऑफ द मंथ, क्योंकि पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, तो लास्ट डे ऑफ मंथ बिल भेजा जाता है वो जब वो मिनट इस्तेमाल कर लेता है। बिल का लिंक है किसके साथ? प्रोग्रेस के साथ। जब एंटिटी प्रोग्रेस करके मिनट्स प्रोवाइड कर देगी तब उसको बिल भेज दिया जाएगा। एंड ही पेज द बिल ऑन 5th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और वो अगले महीने की नेक्स्ट मंथ को अगले महीने की नेक्स्ट 5th को वो बिल पे कर देते हैं। अच्छा, अब आप बता दें जी व्हाट इज़ क्या कहते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको कहा था कि स्टैंड अलोन प्राइस मोबाइल और मिनट्स। Customer may purchase the same handset from Mobilink for ₹500 without the payment plan. They may also enter into a plan without the handset. Handset के अलावा 175 पर मंथ जी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बता दें। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 200 × 12। मोबाइल फ्री है और कस्टमर को क्या है? सर मोबाइल फ्री है लेकिन आपको हम 12 महीने तक मिनट्स प्रोवाइड करने लगे हैं। लेकिन वैसे मिनट्स देखें ना, पूरा डील समझें। वैसे को बंदा है तो उसको ₹175 के मिनट्स देते हैं, लेकिन इसको मोबाइल की वजह से कितने के दे रहे हैं? 200 के। लेकिन कस्टमर को क्या कह रहे हैं? मोबाइल के आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करे, मोबाइल के बदले हमें पैसे मांगने का हक आपसे नहीं है। कोई पैसे नहीं मांगेंगे मोबाइल के बदले आपसे, मोबाइल आपको फ्री दे देंगे। कितना हो गया? 2400। आगे फिर वही कहानी है, उसको चला दें। कितना है? 2600। एलोकेशन करें 1938। अच्छा, यकम जनवरी 14 को एंट्री बताएं। रेवेन्यू मोबाइल कितना जी? 462। 31 जनवरी 14 को एंट्री बताएं। रिसीवेबल डेबिट कितना? कस्टमर से कितना रिसीवेबल बुक करूं? एक्सेलेंट 200। रिसीवेबल 200। कस्टमर से तो 200 मांगूंगा ना। रेवेन्यू 31 जनवरी 1938 जरा 1/12 162।
जी आगे बोलें। 5 फरवरी 14, 5 दिन बाद उसने पैसे देने हैं। उमर इज बिल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ एंड ही पेज ऑन। जी बोलें, जी बोलें। 200 नोट कर। वैसे तो आपने एंट्रीज को, मुझे पता है पेपर में से छोड़ के आना नहीं है, आपने उनकी जान लेनी है, डेबिट क्रेडिट टैली करना है, लेकिन इतने से के मार्क्स मिल जाएंगे? इतने से के मार्क्स कितने लोग ले लेंगे? जरा हाथ खड़ा करके बता दें, इतने से के मार्क्स मिल जाने चाहिए। ये तकरीबन 80% मार्क्स होंगे। अधूरी अधूरी एंट्रीज हमने कर दी हैं। पार्ट आज फिर ऐसा करना कि बी ही बनाना, A1 A2 ना करना। अभी मैं करूंगा ना तो फिर पार्ट बी उसका नाम रख देना जब मैं आपको कहूंगा। एक घंटा का था। अच्छा, मुझे सुई उधर ही अड़ी होती है। ये होता है स्टडीज के अंदर फोकस नहीं होता। इधर बैठे होते हैं, उधर तो दोपहर का खाना किस टाइम खाना है। अच्छा, अजीब सी बातें, फोकस पढ़ाई की तरफ है ही नहीं। ओके छोड़ो यार आप लोग। जी बता दें भाई, पहली एंट्री में डेबिट क्या करूं? एक्सेलेंट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट। मेरे दिल की आवाज होगी उससे पैसे लेने हैं, उससे मांग सकता हूं भाई? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बिला वजह तो ना डालो ना। आप बताओ, उससे पैसे मांग सकता हूं? मोबाइल दे के उससे पैसे मांगो, मोबाइल दे के उसे कहूं तो इसे पैसे लेने पैसे लेने पैसे लेने पैसे लेने, वो क्या कहेगा? कहेगा भाईजान आप परफॉर्म करो। आप कहेंगे क्या? वो कहेगा मिनट्स दो मुझे। भाईजान हिडन परफॉर्मेंस है इधर, हिडन चीज है, हिडन कंडीशन है। देयर इज ए हिडन कंडीशन, लिखें हिडन कंडीशन है। क्या कंडीशन है बिलिंग की? सर्विस प्रोवाइड करना। क्या क्या कंडीशन है बिलिंग की? सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो पैसे मांगने का हक बनेगा। फर्ज करें अगर मैं उसे मिनट्स ना दूं, मैं अपने वादे से मुकर जाऊं, मैं उसे मिनट्स ना दूं, तो वो क्या कहेगा? भाईजान आपने तो मिनट्स देने का कहा था, मिनट्स दो तो मेरे से 200 ले लो। मुझे बताएं, आप अपने मुंह पे ला सकते हैं मोबाइल बेचते ही पैसे दो? मोबाइल आपने उसे फ्री दिया है? नहीं, यही तो मैंने चीज अब बतानी है, यही तो चीज मैंने आपको बतानी है। इतनी सी एंट्री से पे किसी को पहले एतराज है तो बता दे। ये इस एंट्री पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज इस पे भी नहीं होना चाहिए, इस पे भी नहीं होना चाहिए, इस पे भी नहीं होना चाहिए, इस पे भी नहीं होना चाहिए। हाँ, इस पे आपको एतराज हो सकता है। आप मेरे से पहले बहस कर लें कि रिसीवेबल आपने 200 क्यों बुक किया है, फिर अगली बात मैं बाद में कर लेता हूं। इस पे आप थोड़ा सी बहस मेरे से कर सकते हैं कि आपको कैसे पता चला रिसीवेबल 200 बुक हुआ है। तो उसके बारे में सवाल में लिखा हुआ है कि उमर इज बिल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। ये लास्ट डे ऑफ द मंथ किस वजह से बिल हो रहा है? कोई वजह बताए, इसकी लॉजिक बताए। क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, नेचुरल सी बात है। और ऊपर कॉन्ट्रैक्ट भी पकड़े ना हमारा, क्या हुआ है? उमर एंटर्स इनटू अ 12 मंथ पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन्स और सर्विसेज भी हैं। तो बिलिंग उसको कब हो रही है? बिलिंग यानी उससे हमारा राइट कब एस्टेब्लिश हो रहा है पैसे लेने का? लास्ट डेट ऑफ द मंथ। अच्छा, वो लास्ट डे ऑफ मंथ इत्तफाकन लास्ट डेट है या उस दिन कुछ हुआ जिस वजह से मैं उससे पैसे मांग रहा हूं? मैं ये सवाल है मेरा। सर्विस प्रोवाइड हो रही है, तो वेन एवर पेमेंट इज लिंक्ड विद सर्विस, तो पेमेंट किसके साथ लिंक हो रही है? तो वेन एवर पेमेंट इज लिंक्ड विद सर्विस, तो फिर रिसीवेबल तो तभी बुक होगा जब वो सर्विस दे देंगे। और अगर वो सर्विस नहीं देंगे तो लिखें पेमेंट लिंक्ड है सर्विस से। तो अनकंडीशनल राइट बनेगा जब सर्विस देंगे। पेमेंट लिंक्ड है सर्विस से,
यार मोबाइल से लिंक्ड तो नहीं है पेमेंट, सर्विस से है, हाँ बस यहां से पेमेंट लिंक्ड है सर्विस से, तो अनकंडीशनल राइट पैसे लेने का उस दिन बनेगा, लिखें पूरा यार, अब क्या क्या करें, हम लिखने पेपर है, पास होने, पेमेंट लिंक्ड है सर्विस से, तो अनकंडीशनल राइट भी एस्टेब्लिश होगा सर्विस देने से, मोबाइल देने से नहीं। आज मैंने आपको वो 2 सवाल दिखाने हैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिसीवेबल वाला फड्डा खत्म करने के लिए, वो जो 2, एक पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 13 है और एक एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये दोनों एग्जाम्पल्स मैंने अब आपको दिखानी है ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट और रिसीवेबल वाला फड्डा हमारा खत्म हो। ये दोनों सवाल हमने क्लास में किए हुए हैं, पास पेपर क्वेश्चन 13 और पेज 457 वाला क्वेश्चन, ये दोनों अभी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की डिस्कशन क्लोज हो। अच्छा, आप बता दें क्या डेबिट करूं? दिल की आवाज़ होगी, मोबाइल फ्री बेचे ना, लेकिन दिल में आवाज़ होगी क्या कि मैंने इससे पैसे लेने हैं। कॉन्ट्रैक्ट एसेट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा और किस में बदलता जाएगा? कंडीशनल राइट। जैसे जैसे कंडीशन पूरी होती जाएगी वैसे वैसे कंडीशन जैसे जैसे पूरी होती जाएगी वैसे वैसे कंडीशनल राइट ख़त्म होता रहेगा। ठीक है, ये कंडीशनल राइट है मेरा, कंडीशनल राइट। कंडीशन क्या है? सर्विस देना, सर्विस प्रोवाइड करेगा वो तो फिर पैसे लेने का, मैं सेलर हूं ना, मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो पैसे लेने का हक होगा। अभी क्यों नहीं पैसे लेने का हक मुंह से बोल के सर्विस नहीं दी? आप बता दें कॉन्ट्रैक्ट एसेट जैसे जैसे सर्विस एंटर होगी वैसे वैसे ख़त्म होगा। इसके 12 टुकड़े कर दें या बैलेंसिंग निकाल लें हर एंट्री में, वो आपकी मर्जी है, या इसके 12 टुकड़े कर दें, 12 दफ़ा में ख़त्म होगा। इसको डिवाइड बाय 12 कर दें, 38। बैलेंसिंग भी निकाला जा सकता है। हर महीने कंडीशन पूरी होती चली जाएगी, हर महीने कॉन्ट्रैक्ट एसेट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जाएगा। अगेन यार आ जाके वही गेम है, सारी सिंगल एंट्रीज की गेम है, फिर डबल एंट्री पे बंदा सोच लेता है। 462 को डिवाइड करो 12 से तो भी यही आ रहा होगा मेरे ख्याल से, 38.5, तो ये 162.5 होगा ना असल में। इसको भी राउंड किया होगा आप लोगों ने। अब इतना तो ना करो, पॉज करो बस। भाई ये बीच में एक सवाल आ गया, फाइनल अकाउंट में कौन से बैलेंसेज ओपनिंग या क्लोजिंग है। ये फाइनल अकाउंट की डिस्कशन में लिख लो, वो जो आज मैंने फाइनल अकाउंट की है ना डिस्कशन, उसमें डाल दो इसको। अच्छा, ये जी अल्लाह का शुक्र है अगले सफ़े पे एंट्रीज हुई हुई हैं, तो इसमें ये जो डबा डुबा बना हुआ है ना, इसको फ़र्क कर दें, ये ऐसे ही है। ये जो आगे 2 चीज़ें हैं ये ऐसी है, आपको कंफ्यूज करेगा। सोल्यूशन में ये जो डब्बा बना हुआ है, डब्बे में आखिरी 2 कॉलम है, बस 2 कॉलम यहाँ बनाते थे, स्टैंड लॉन सेलिंग प्राइस और एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक सवाल खोलने लगा हूं जिसमें आपने मुझे बताना है कि मैं रिसीवेबल रिकॉर्ड करूं या कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड करूं। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक सवाल खोलने लगा हूं। इस सवाल में मैंने आपको बता दिया कि पेमेंट, मोबाइल असल फ्री बेच रहे थे तो पेमेंट लिंक थी सर्विस से, तो उससे पैसे मांगने का हक हमें कब मिलता? जब सर्विस देते, और अगर ना देते तो ना मिलता। इसका मतलब है मोबाइल दे के उससे रिसीवेबल बुक कर लें, उसे यार वो जो भी सवाल चल रहा था हमारा, क्या कहते हैं, यूनिट्स वाला, तो मोबाइल दे के उससे बिल भेज देते 462 का। 462 200 रुपये का हमारा नहीं वायदा हुआ था। मुझे तो ये लगे कि कस्टमर को सिर्फ ये लगे, कस्टमर को ना 500 की कहानी पता है ना 175 की पता है, कस्टमर को तो सिर्फ 200 की कहानी पता है। तो जब कस्टमर को 200 की कहानी पता है, तो जैसे ही कस्टमर को 200 की कहानी मैंने बता दी, तो कस्टमर को अगर मैं 462 का बिल भेजूंगा, अगर आप रिसीवेबल डेबिट भी कर दें, 462 का उसे बिल भेजूंगा, वो या उसे 462 मांगने का हक होगा। वो कहेगा क्या क्या ये क्या 462 कौन सा क्या?
और 200 रुपये की बात हुई थी आपसे हर महीने, तो ये नहीं परेशान तो होना परेशान होना हो, हमने पेपर में परेशान नहीं होना। ओके अच्छा, अब मैं वो वाला सवाल खोलता हूँ जो हमने क्लास के अंदर किया था, एंड डेट वाज पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 13। उसका नाम याद है? क्वेश्चन का नाम याद रखा करें। रोम्बस था, आर लफ्ज भी इस तरह बोले जाते हैं, स्पेलिंग भी नहीं आते। कमाल है यार आप लोग, आई रियली अप्रिशिएट, स्पेलिंग भी सही पता है आपको। और रोम्बस, अच्छा जी, इस सवाल के अंदर हमें ज़रा इंजॉय करते हैं ज़िंदगी। इस सवाल के अंदर कैश कितना इन्वॉल्व था बोलें? 4000। कैश कितना इन्वॉल्व था? 4000। और फिर एलोकेशन वेलोकेशन, कुछ सोल्यूशन ही खोलना पड़ेगा मुझे लगता है। अब भाई नीच तो सही तरह लो मतलब ये था कि इसके बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह बोलना था, ताकि हम यार हम अल्लाह कहते। यहदीकुमुल्लाह। अच्छा जी, ये थी कुछ कहानी इस सवाल में। अब 4000 रुपये की ओंतरी छोड़ो, पर ये सवाल नहीं भी किया तो मैं बीच में से मेन बात आपको याद करा दूंगा। इस सवाल में कुछ ऐसा था कि ये सर्विस हमारे साल रेंडर हो गई थी 6 महीने, ये सॉफ्टवेयर अपडेट था, ये डिलीवर नहीं हुआ था, और ये डिलीवर हो गया था। जिनको सवाल याद नहीं है और जिन्होंने ये सवाल किया ही नहीं हुआ क्लास में, वो भी डंडे पर हैं, कोई मसला नहीं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हमारे साल डिलीवर हो गया था, इसका रेवेन्यू बुक करना है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड अभी सेलर बना रहा था, तो जब बना रहा था तो डिलीवर करना तो दूर की बात है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी एट अ पॉइंट इन टाइम डिलीवर होता है, पॉइंट इन टाइम। अपग्रेड किसी एक दिन आता है, आप सुबह उठते हैं तो अपग्रेड आया होता है, तो पॉइंट इन टाइम डिलीवर होता है। और वो लोगों का भी सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, वो अलग है। और मेंटेनेंस सपोर्ट भी आहिस्ता आहिस्ता डिलीवर होती है। तो ये रेंडर हुई थी 6 मंथ्स मेरे ख्याल से, ये देख लेता हूँ अभी सवाल में। अच्छा जी, अब सवाल में जी वादा ये था, ऑन यकम जनवरी RL एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 10 यूनिट्स। यकम जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर उसने लिखा हुआ था एज पर द टर्म्स CL पे 30% ऑन यकम जनवरी। यकम जनवरी को 30% आ गया। बताएं जी, यकम जनवरी को एंट्री करवाएं, 30% आ गया। कैश डेबिट, बस सिंगल एंट्री सही करें। कैश डेबिट 4000 का 30% कितना? 1200। शायद शीद वाला चक्कर नहीं रखा हुआ, 1200। क्रेडिट क्या कर दें? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। जब भी 10 यूनिट से मल्टीप्लाई भी करना है, आई रियली अप्रिशिएट 12000। यू नॉट सपोज टू अप्रिशिएट समवन, आई विल। 12000। अच्छा जी, तो दैट इज आवर फर्स्ट एंट्री, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। नेक्स्ट, इसके बाद जरा डिलीवरी देखें, पहली वाली कब हुई है? कहाँ गिवन है ये? हार्डवेयर प्लस प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर विल बी डिलीवर्ड ऑन 1 मार्च। अब एक चैलेंज है, मैंने आपसे पूछना है, 1 मार्च को डिलीवरी होगी, 1 मार्च को डिलीवरी होगी। 1 मार्च को रेवेन्यू बुक करें 3273 का। 1 मार्च, 1 मार्च, 1 मार्च, रेवेन्यू 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 एट अ पॉइंट इन टाइम 32 मल्टीप्लाइड बाय 10 यूनिट्स 32730। कैश 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 कितने %? 50%। 4000 ज़रब 50% ज़रब 10, 20,000। अब भाईजान, अब आप मुझे बता दें, मैंने रेवेन्यू कितना बुक कर लिया?
ये वो इजी मार्क्स हैं जो पेपर में 70-80% स्टैंडर्ड में हैं। बच्चे स्टैंडर्ड को मुश्किल समझते हैं, कहीं कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ जाता है, कहीं लायबिलिटी आ जाती है, मेरी दही बनी हुई है। भाई जो दही बनी हुई है उससे पहले जो अमरूद खाए हैं वो तो देख लो, जो इजी चीज़ है वो तो देख लो। आप बैलेंसिंग नहीं लाना ज़बरदस्ती भाईजान। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में बैलेंस ही नहीं पड़ा हुआ, बैलेंस ही सिर्फ कितना पड़ा हुआ है 12,000। तो मैंने कहा था जब भी रेवेन्यू बुक करें या तो कैश रिकॉर्ड कर दें या रिसीवेबल रिकॉर्ड कर दें, या अगर लायबिलिटी पड़ी हुई है पहले वो खत्म कर दें। अब जब भी रेवेन्यू बुक करना है जरा लायबिलिटी पे नजर मार के आनी है। लायबिलिटी पड़ी हुई है तो लायबिलिटी हमने खत्म की थी 12,000। कितना रेवेन्यू आ गया, कितना आ गया था 12,000। अब क्या, कितना रेवेन्यू आ गया 20,000, कितना आ गया था 12,000, तो उसको खत्म कर दें। अच्छा अब आप मुझे बता दें बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है। इस पे अब हम बहस कर लेते हैं कि इज इट रिसीवेबल और अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट। तसल्ली से एक मिनट मुझे देख लेने दे बाकी पैसे किस चीज से लिंक्ड हैं। बाकी पैसे किस चीज से लिंक्ड हैं। लिंक्ड हुए तो फिर कंडीशन होगी, ना लिंक्ड हुए तो कोई कंडीशन नहीं होगी। बाकी पैसे एंड रिमेनिंग 20% विल बी पेड इन फरवरी 23। बाकी पैसे फरवरी 23 में दे देना। उस वक्त क्या होगा, उस वक्त क्या होगा, फरवरी में बस आके बाकी पैसे दे देना। कस्टमर को हमने कहा बाकी पैसे फरवरी में दे देना, तो फरवरी में कैश डेबिट करूंगा। फरवरी में क्या करूंगा, कैश। बाकी पैसे फरवरी में दे देना। अच्छा आज खड़े होके मुझे बताएं क्या कंडीशन सवाल के अंदर मौजूद है कि मेरे दिल की आवाज हो के पैसे दो, मेरे दिल की आवाज हो। क्या जो पेमेंट आ रही है 28 फरवरी को, क्या जो पेमेंट आ रही है 28 फरवरी को, क्या उस वक्त कोई कंडीशन पूरी हो रही है या कोई कंडीशन पूरी नहीं हो रही, सिर्फ मुझे टाइम गुजरने का वेट करना है। मोबाइल वाले सवाल में जब मैंने मोबाइल बेचा था 1 जनवरी को, क्या मुझे 1 जनवरी पे खड़े होके टाइम का वेट करना है या 1 महीना सर्विस देकर फिर रिसीवेबल बुक कर सकूंगा। मोबाइल वाली मिसाल में अगर मैं 1 जनवरी को खड़ा हूं, 1 जनवरी को मैं खड़ा होकर परेशान हो रहा था मैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट करूं या मैं रिसीवेबल डेबिट करूं, मेरा और आपका फड्डा हो गया था। अब मैं 1 जनवरी को खड़े होकर मैं सिर्फ टाइम गुजरने का वेट करूं कि 31 जनवरी आ जाए और कैश मुझे मिल जाए, टाइम गुजरने का वेट करूं या महीना कुछ करने का भी अज़म करूं। मोबाइल वाले में सिर्फ टाइम गुजरने का वेट करूं, यानी 1 जनवरी को मैं बैठा रहूं, 1 जनवरी को मैं बैठा रहूं और 31 जनवरी को आ जाए और मैं उसे कहूं यार आप रिसीवेबल है, वो कहे भाईजान कंडीशन पूरी करके रिसीवेबल बुक करो। तो उसमें 1 जनवरी को खड़े होकर टाइम गुजरने का, जब टाइम गुजरने का वेट करना हो तब रिसीवेबल बुक किया जाता है, और जब किसी चीज के पूरा करना हो तो अब आप मुझे बता दें। अच्छा कुछ सवाल ना तो बड़े क्लियर थे। पास पेपर क्वेश्चन 7 वाज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द आईकैप हिस्ट्री। उसने बताया था अनकंडीशनल राइट इज एस्टेब्लिश्ड ऑन दिस डेट, एंड इस दिन को हमने कंडीशन लगा दी क्वालिटी एश्योरेंस की। दैट वाज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, वो सबसे इजी क्वेश्चन था पास पेपर का क्वेश्चन 7। ठीक है, अगेन यार मैं आ जाके इन द एंड वही डिस्क्लेमर देना है कि कोई रिसीवेबल की जगह कॉन्ट्रैक्ट एसेट लिख देगा, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल लिख लेगा, कोई 8 में से 1 नंबर उसका कट जाना है। इट इज नॉट अ बिग फड्डा। लेकिन यहां खड़े होकर मुझे बताएं क्या मोबाइल वाली मिसाल में मैं 1 जनवरी को खड़े होकर कह सकता हूं कि 1 महीना मैंने सर्विस देनी है फिर मेरा रिसीवेबल एस्टेब्लिश होगा। इसका मतलब 1 जनवरी को खड़े होकर मैं रिसीवेबल बुक नहीं कर सकता जब तक कि कंडीशन पूरी ना कर दूं, डेट इज रेंडरिंग ऑफ सर्विस। अब यहां किसी इसने ये तो नहीं कहा अनकंडीशनल राइट ऑफ प्रिंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर अपग्रेड, या जिस तरह हमने मिसाल की थी प्रोडक्ट बी अनकंडीशनल राइट विल बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट एक अनकंडीशनल राइट विल एस्टेब्लिश ऑन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट बी। मोबाइल के अंदर इस तरह नहीं आपको लग रहा कि द अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी ऑफ मोबाइल विल बी एस्टेब्लिश्ड, यकम को एस्टेब्लिश नहीं होगा, विल बी एस्टेब्लिश अपॉन डिलीवरी ऑफ सर्विस
कितने लोगों को याद है प्रोडक्ट ए और बी वाली एग्जांपल जो सबसे पहली दफ़ा की थी? प्रोडक्ट ए का रेवेन्यू हमने बुक किया था, प्रोडक्ट बी का रेवेन्यू बुक कर लिया था, और प्रोडक्ट ए का पता नहीं 600 था, प्रोडक्ट बी का 400 था, और मैंने फिर रिसीवेबल डेबिट प्रोडक्ट बी के साथ जाके किया था। जब प्रोडक्ट बी के साथ मैंने रिसीवेबल डेबिट किया था तो रिसीवेबल डेबिट करते हुए मैंने क्लास बोला था पूरा रिसीवेबल बुक कर लें 1000 का। तो उस वक्त मैंने कहा था कि ए जो प्रोडक्ट बी डिलीवर करना जरूरी है प्रोडक्ट ए का डेटर बुक करने के लिए। तो मोबाइल वाले एग्जाम्पल में भी तो इसी तरह है, 200 रुपए का रिसीवेबल तब बुक कर सकेंगे जब मोबाइल भी डिलीवर कर दिया हो और सर्विस भी दे दी हो। तो इस तरह का सिनेरियो था। अच्छा, इधर कुछ ऐसी आपको कंडीशन लिंक होती हुई लग रही है? कोई 28 फरवरी को सवाल में हादसा होने, कोई 28 फरवरी को सवाल में हादसा होने ऐसा जिसकी वजह से इसने लिंक किया हो, तो व्हेन देयर इज 28 फरवरी को लिखें। 28 फरवरी को तो कुछ ऐसा नहीं करके देना हमने, उधर 31 जनवरी को क्या देनी थी? सर्विस देनी थी। 28 फरवरी को तो कुछ ऐसा करके नहीं देना। सवाल में लिखें 28 फरवरी को तो कुछ करके नहीं देना, कोई कंडीशन पूरी नहीं करनी, जो मर्जी लिख लें। 28 फरवरी को तो हमने कुछ करके नहीं देना। तो बस सिर्फ आज खड़े होकर सिर्फ किसका वेट करें? बस 28 फरवरी आ जाएगा तो पैसे ले लेंगे। तो आज खड़े होकर उससे पैसे मांगने का हक है। जैसे ही उसे चीजें बेचें क्या एंट्री करें? रिसीवेबल डेबिट। और इसी तरह जब सर्विस का रेवेन्यू बुक किया था उसमें भी मैंने रिसीवेबल ही लिखा था, क्योंकि 28 फरवरी अगेन 28 फरवरी को कुछ होना ही नहीं। तो जब 28 फरवरी को कुछ होना नहीं तो अगला एंट्री मैंने कराई थी रिसीवेबल डेबिट सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट। अच्छा, अब आखिरी सवाल, डेट इज एग्जाम्पल नंबर मैंने आपको कौन सी कही है? 6, पेज नंबर 457। इधर देखें क्या कहानी है। कौन सी वाली? मोबाइल वाली में। मोबाइल वाली में हिडन कंडीशन क्या थी? द अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी फॉर मोबाइल विल बी एस्टेब्लिश्ड व्हेन यू विल रेंडर द सर्विस। जब पेमेंट और कोई सर्विस वगैरह या कोई गुड्स वगैरह लिंक हो जाए आपस में, तो फिर पिछली वाली जो आपने चीज प्रोवाइड की है वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है या रिसीवेबल है? कॉन्ट्रैक्ट एसेट। अच्छा, इधर आप देखें जरा, ये सवाल थी एग्जांपल नंबर 6। इसमें क्या था? द एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन यकम जनवरी, द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन इज आफ्टर 2 साल, एंटिटी ईयर एंड इज 31 दिसंबर, कंस्ट्रक्शन इज 60% कंप्लीट बाय 31 दिसंबर। तो रेवेन्यू हमने बुक करना था 60%, कस्टमर ने 10% नॉन रिफंडेबल पैसे दे दिए हैं। तो पहली एंट्री हो गई थी, बोलें कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। कितने से? 3 लाख से। जी, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट यकम जनवरी 8 को 3000 ज़रब 10%, 300 कर लें। अच्छा, अब 31 दिसंबर 8 को इजी मार्क्स लें। कितने % चीज़ें कंप्लीट हैं? तो रेवेन्यू बुक करें 3000 ज़रब 60%, 1800। अगली बात, द कस्टमर विल मेक पेमेंट प्रोग्रेस पेमेंट ऑन 31 दिसंबर 8 1350। कस्टमर इस दिन कितने पैसे देगा? 1350। प्रोग्रेस पेमेंट का लफ्ज इधर आ रहा था, प्रोग्रेस पेमेंट, यानी एंटिटी प्रोग्रेस करेगी और कस्टमर क्या करेगा? साथ पेमेंट करेगा। लेकिन मैंने कहा था ये जरूरी नहीं 60% हमारी इंटरनल कैलकुलेशन है रेवेन्यू की। कस्टमर के साथ जो बिलिंग चल रही है वो कितनी चल रही है? पहले 10%, फिर 45% और फिर तीसरे 45%। अब मेरा सवाल यह है कि 31/12/8 को खड़े होकर कस्टमर के साथ जो मेरी टर्म्स चल रही हैं,
क्या मैं उससे कह सकता हूं कि मुझे तुमने कैश दे दिया 300, फिर कैश दे दिया 1350, बाकी कैश रिसीवेबल है, मैं मुंह से बोल के कहूं यार बाकी कैश भी जरा मुझे दे दो क्योंकि मैंने इंटरनली रेवेन्यू बुक कर लिया 1800 का, तो बाकी कैश भी मुझे दे दो, मेरा रिसीवेबल है? ये मैं क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि चीज किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रोग्रेस के ऊपर। और जो हम रेवेन्यू बुक कर रहे होते हैं वो इंटरनल कैलकुलेशन है हमारी। तो क्या मैं खड़े होके कह सकता हूं कस्टमर, देखें कस्टमर के साथ जब पेमेंट टर्म्स आपको दे दे तो उससे हम हट नहीं सकते। अब कस्टमर से मुंह खोल के मैं कितने पैसे मांग सकता हूं? इधर सिर्फ 45%, बाकी डिपेंडेंट है अगली परफॉर्मेंस पे। मुझे बताएं जो अगली पेमेंट है मेरी वो कब है? 31/12/9 को। और वो किस चीज पे डिपेंडेंट है अगली पेमेंट? प्रोग्रेस के ऊपर। तो 31 दिसंबर 9 को इफ आई डू नॉट डिलीवर, कैन आई डिमांड पेमेंट? तो क्या आपको फील हो रहा है कि अगली पेमेंट लिंक हो रही है पोजेशन की ट्रांसफर से? ये बात अगर सर्कल लगाऊं मैं, पोजेशन कब है? अगले साल के एंड पे। क्या 28 फरवरी के साथ कोई चीज लिंक हो रही थी पिछले सवाल में? 28 फरवरी बस एक डेट दी हुई थी। क्या इस सवाल में कंट्रोल ट्रांसफर भी 31 दिसंबर 9 को और पेमेंट भी? इसका मतलब है पेमेंट के साथ एक और लफ्ज लिखा हुआ है, अगर तुम प्रोग्रेस 31 दिसंबर 9 तक नहीं करोगे तो तुम्हारा पैसे लेने का हक। अब अगर 31/12/8 को मैं खड़े होके कहूं कि मेरा जो भी रिमेनिंग बकाया पैसा है वो मैं उससे मुंह खोल के मांग सकता हूं या मुंह खोल के तब मांग सकता हूं जब अगले साल उसे बिल्डिंग बना के दे दूं? इसका मतलब है एज ऑन 31/12/8 द राइट टू रिसीव मनी इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोग्रेस ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा था? कॉन्ट्रैक्ट एसेट। बट आज आके यार ये कोई एक आधे नंबर की चीज होनी है, इसकी वजह से इतना छापा डाला हुआ है हमने और तकरीबन 25 मिनट अभी ज़ाया कर दिए हैं। कितनी अमाउंट है? 450। तो ये 3-4 सवाल हैं जो हमने इकट्ठे एक गो में देखे हैं जहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। ये तो हमने किया हुआ है। लाइबिलिटी तो हमने सॉरी ख़त्म करनी थी, मादरत, वो अलग बहस थी, मादरत वो मेरे जहन से निकल गई। लाइबिलिटी को ख़त्म करें 300, बाकी बताएं कॉन्ट्रैक्ट एसेट 156। वेल डन। किसके साथ? हाँ, प्रोग्रेस पेमेंट के साथ अनकंडीशनल राइट रखवाया था ना कि अनकंडीशनल राइट हमारा 31/12/9 को बनेगा, लेकिन 31/12 जो 45% पैसे हैं उसका अनकंडीशनल राइट 31/12/9 को बनेगा। 31/12/8 को 45% का राइट बन जाएगा। वो अनकंडीशनल राइट मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। वो मोबाइल में असल में 5 दिन का गैप था, इधर 5 दिन का गैप नहीं है। आप रिसीवेबल डेबिट कर लो 1350 से और एक मिनट बाद फिर कैश डेबिट कर लो। मोबाइल वाले में 5 दिन का गैप था, इधर 1 दिन का भी गैप नहीं है। ओके अच्छा जी, प्रेजेंटेशन निकाल लें अब बस। ओवरऑल क्लास में ना अब ऐसा हमारे कोई सवाल नहीं रह गए सिवाय इक्का दुक्का के करने वाले। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका पार्ट भी बना लें।